नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। अजित पवार के निधन के बाद आज एनसीपी चुनेगी अपना नेता। मुंबई में अहम बैठक आज। विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य होंगे बैठक में शामिल। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में। 22 अरब देश हो रहे हैं शामिल। भारत अरब सहयोग और अधिक मजबूत साझेदारी पर जोर। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारत ईयू व्यापार समझौते की तारीफ। एक मजबूत बहुध्रुवीय दुनिया बनाने का किया आह्वान। मदर ऑफ ऑल डील्स को बताया बेहद सकारात्मक। और खेल की खबरों में, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल का फाइनल मुकाबला आज। बेलारूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी आरिना साबालेंका और कजाकिस्तान की पावर हिटर एलेना रायबिकिना के बीच होगा खिताबी जंग। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वो कल रात कोलकाता पहुंचे, जहां पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बंगाल पहुंचते ही उन्होंने भाजपा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक भी की। पश्चिम बंगाल में आज के कार्यक्रम के तहत वो सबसे पहले बैरकपुर में नॉर्थ परगना विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके बाद बागडोगरा में सिलीगुड़ी विभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस दौरे की जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने लिखा कि बैरकपुर और बागडोगरा में पश्चिम बंगाल के अपने कर्मठ, निर्भीक और साहसी कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए उत्सुक हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा कई मायनों में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के लिहाज से संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में हैं और वो कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक भी करने वाले हैं। बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पश्चिम बंगाल पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। बैरकपुर और बागडोगरा में कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। वहीं नॉर्थ परगना और सिलीगुड़ी विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी आज गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। तो पश्चिम बंगाल का दौरा आगामी समय में अप्रैल मई के माह में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए कहीं ना कहीं कमर कसती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में फतह करने के लिहाज से संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार गृह मंत्री का ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। और वहीं बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का विमानतल पर पहुंचने पर स्वागत किया। तो एक दिशा तय करने का काम गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संगठन को किस तरह से मजबूती प्रदान किए जाएगी और उसके साथ साथ वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को आगामी चुनाव के दौरान घेरने का काम किया जाएगा। बैरकपुर और बागडोगरा में कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स के माध्यम से अपना संदेश भी साझा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल का दौरा बहुत ही अहम रहने वाला है। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं कोलकाता से। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में बेहद ही खास होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जीत का मूल मंत्र देने के लिए, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी
वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से भेंट कर एक रोड मैप तैयार करने का काम किया था और उसी सिलसिले में आज उनका ये दौरा कितना खास होता हुआ नजर आने वाला है। सना देखिए, एक महीने पहले जब गृह मंत्री अमित शाह कलकत्ता आए थे, तो तब बीजेपी के जो लीडर्स थे उनके साथ बैठक के साथ साथ साइंस सिटी ऑडिटोरियम में कोलकाता के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वहां पे एक बैठक हुआ था। और अब जाके आज बैरकपुर में 1 घंटे के बाद ही जो बैरकपुर में जो बैठक शुरू होगा, कर्मी सम्मेलन शुरू होगा, वहां पे कार्यकर्ता सिर्फ बैरकपुर के नहीं, आसपास के जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे वो बनगा हो, चाहे वो बैरासात हो, उनको उस सब ब्लॉक के भी, जोन के भी वर्कर्स यहाँ पे आएंगे। और साफ तरीके से चुनाव जो आ रहा है 2026 में, उस चुनाव से पहले कैसे घर घर जाना है, कैसे अपने मोहल्ले में बीजेपी की जो विकास का जो मुद्दा है, बीजेपी का टीएमसी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो घुसपैठियों का मुद्दा है, क्योंकि ये बैरकपुर का जो जोन है, ये बॉर्डर एरियाज, यहाँ पे काफी सारे ऐसे इलाके हैं जो बॉर्डर एरियाज है, बनगा, बरसात, ये पे काफी सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये घुसपैठिए का मुद्दा सबसे ज्यादा वहाँ का जो वहाँ के जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं। और साथ ही साथ ये सारे सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये सारे देश का मुद्दा है। क्योंकि अगर डेमोग्राफिक चेंजेस होता है, जो जैसे बीजेपी लीडर्स का कहना है कि जिस तरह से घुसपैठियों का यहाँ पे बंगाल में घुसपैठिया है, उस तरीके से बंगाल का एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो उसका मुद्दा भी है। और हाल ही में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, वो भी आए थे, उनके जो भाषण थे उसमें भी यही सारी बातें, घुसपैठियों का मुद्दा, बंगाल का डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हो रहा है, कैसे यहाँ पे यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो कानूनी व्यवस्था है, वो कानूनी व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो चुकी है, कैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बढ़ा है, शिक्षक घोटाला, नियोग घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, वो सब सारी बातें हैं। यहाँ तक कि जो ऑफिसर्स है, जो यहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कैसे जो नियम है, नियम के खिलाफ जाके एक व्यक्ति को कई दिनों से एक ही पद में रख दिया जाता है। जैसे हाल ही में जो मुद्दा है कि डीजी राजीव कुमार, उनका जो लेके के डीजी नियुक्त क्यों नहीं हुआ, उसके लेके ऊपर एक चर्चा हुआ था। हालांकि अभी राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जो आईपैक मामले के हियरिंग है मंगलवार को, उससे पहले राजीव कुमार की जगह पीयूष पांडे को डीजी उनके पीयूष पांडे को लाया गया है। और साथ साथ और एक बात आप देखिए कि आज एनआईए बेलडांगा में जो हादसा हुआ, उसमें भी एनआईए को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दिया गया है कोलकाता हाईकोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के तहत। तो बेलडांगा में जो हो रहा है, राज्य के बहुत सारे हिस्सों में जो बात हो रहा है, वो भी कहीं इस स्टेट का कानूनी व्यवस्था को दर्शाता है कि कैसा हाल है यहाँ के कानूनी व्यवस्था। और एसआईआर का बात है, एसआईआर के हियरिंग को लेके, जैसे हियरिंग सेंटर्स में जैसे कानूनी व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गया, तो वो सारे मुद्दे भी हैं। तो काफी सारे मुद्दे हैं बंगाल में, और उन सारे मुद्दे को वर्कर्स के जरिए वोटर तक पहुंचाने का काम और बूथ को मजबूती करने का काम काफी अहम है। वही बात खुद गृह मंत्री अमित शाह खुद बार बार आ रहे हैं, ताकि कार्यकर्ता जो है, वो कार्यकर्ता इस काम को अंजाम दे सके। और आज सिर्फ साउथ बंगाल में नहीं है, मतलब दक्षिण बंगाल में नहीं, साथ ही साथ शाम को दक्षिण बंगाल का जो प्रोग्राम है, उसके बाद वो सिलीगुड़ी जाएंगे, और सिलीगुड़ी में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा गया है। तो बंगाल का जो दो हिस्सा है, उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल, इन दोनों हिस्सों में बीजेपी के जो वर्कर्स है, वो सीधे तौर से अमित शाह से सुनेंगे, देश के गृह मंत्री से सुनेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे संगठन को मजबूत करना है। और आगे चुनाव आ रहा है, उसमें उनका रणनीति क्या होगा, क्या कहना होगा, कैसे वोटर्स के पास पहुंचना होगा। अगर उनके मन में कोई दुविधा हो, वो सारी दुविधा भी ना रहे, ये सारी बातें भी है बीजेपी के पार्ट। बिल्कुल, कुल मिलाकर सौरभ, जीत का मंत्र देते हुए कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह आज नजर आएंगे और पश्चिम बंगाल के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाने का काम भी करेंगे और कैसे चुनाव जो विधानसभा आगामी होने वाले हैं उसको धार दी जाए, उस पर खास फोकस रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
और वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में शीर्ष पदों पर बड़ा फेरबदल किया गया है। इसमें डीजी से लेकर सीपी तक सभी शामिल हैं। राज्य में जिस तरह चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने वाले पदों पर बदलाव हुए हैं, वैसे ही वोट के लिहाज से महत्वपूर्ण जिलों में भी पुलिस के शीर्ष पदों पर रद्दोबदल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक प्रवीण त्रिपाठी को हावड़ा के सीपी पद से हटाकर बैरकपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेसिडेंसी रेंज में डीआईजी पद पर कार्यरत आकाश मगारिया हावड़ा के सीपी बने हैं। मुरलीधर बैरकपुर कमिश्नरेट से अब विधाननगर के पुलिस कमिश्नर बने हैं। विधाननगर के सीपी मुकेश को मुर्शिदाबाद और जंगीपुरा रेंज का आईजीपी बनाया गया है। मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी सैयद वकार रजा अब नदिया रानाघाट रेंज की जिम्मेदारी संभालेंगे। आरजीकर कांड में आंदोलन के दबाव के चलते विनीत गोयल को पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर एसटीएफ का एडीजी बनाया गया था। अब उन्हें राज्य का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था पद पर कार्यरत जावेद शमीम अब से राज्य के एडीजी एसटीएफ होंगे। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि अजित पवार के असमय निधन के बाद एनसीपी अब उबरने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती के साथ साथ सवाल अब ये भी है कि उनकी जगह आखिर कौन लेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज दोपहर 2 बजे इसी सिलसिले में मुंबई स्थित विधान भवन में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुला रही है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद ये एनसीपी की पहली बड़ी विधायी बैठक मानी जा रही है, जिस पर राज्य की सियासत की कड़ी नजर बनी हुई है। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गोवा के दौरे पर हैं। इस दौरे पर उन्होंने मारगांव स्थित दक्षिण गोवा जिला कार्यालय में जिला समिति के सदस्यों से मुलाकात की और गोवा के भाजपा विधायकों से बातचीत भी की। आज वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन सबसे पहले ओल्ड गोवा में बन रहे बीजेपी के नए कार्यालय का दौरा करेंगे और उसके बाद पणजी में मनोहर पर्रिकर और भाऊ साहेब बांदोडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पणजी में वो कार्यकर्ता सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इसके बाद मापुसा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। यहाँ वो नॉर्थ गोवा की जिला कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करने वाले हैं। नई दिल्ली में आज भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देश के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। आज की ये बैठक बेहद खास है। ये बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले साल 2016 में बहरीन में पहली बैठक आयोजित हुई थी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये बैठक दोनों पक्षों के बीच मौजूदा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। ये बैठक भारत और अरब दुनिया के बीच साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का माध्यम बनेगी। इस बैठक के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों जैसे मध्य पूर्व की शांति, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार आज भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुंचे हैं, जहां विदेश मंत्रालय की तरफ से उनका स्वागत किया गया। तो यूएई के विदेश राज्य मंत्री भारत पहुंचे। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार आज भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो भारत पहुंच चुके हैं। रुक करते अगली खबर का। पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। भारत पर्व 2026 का समापन समारोह आज शाम को होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत पर्व देश की सांस्कृतिक और रचनात्मक विरासत की झलक प्रदर्शित करता है, जिसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुतियां और उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली स्थित सांस्कृतिक समूहों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। इस आयोजन में अखिल भारतीय फूड कोर्ट, हस्तशिल्प और हथकरघा बाजार, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पंडालों के साथ साथ स्टूडियो किचन सत्र, नुक्कड़ नाटक और डू इट योरसेल्फ कार्यशालाओं जैसे क्रियात्मक गतिविधियां भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना के मार्चिंग दल, घुड़सवार दल और सैन्य और पाइप बैंड्स को बेहतरीन प्रदर्शन पर सम्मान मिलने के बाद सेना प्रमुख ने उनसे मुलाकात की। सेना प्रमुख ने सभी प्रतिभागियों को उनके समर्पण और उच्च मानकों के लिए बधाई प्रेषित की। आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार असम रेजिमेंट को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सैन्य बैंड का पुरस्कार गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर को मिला। राजपूताना राइफल्स सेंटर दूसरे पायदान पर रहा। सर्वश्रेष्ठ पाइप बैंड का पुरस्कार 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र ने जीता, जबकि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर दूसरे स्थान पर रहा। आज सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हरराय जी का प्रकाश पर्व है। इस मौके पर देशवासियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हरराय जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लंगर व संगत की परंपरा को मजबूत बनाने वाले गुरु साहिब की शिक्षाएं करुणा व संवेदना के अक्षय स्रोत हैं। उन्होंने मानव समाज की सच्ची सेवा की और हर जाति वर्ग के लोगों को अपनी औषधियों से आरोग्य प्रदान किया। तो गुरु हरराय जी के प्रकाश पर्व पर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को बधाई दी है और उन्होंने बताया कि संगत और पंगत के माध्यम से किस तरह से उन्होंने समाज कल्याण का एक संदेश देने का काम किया और सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हरराय जी के प्रकाश पर्व की सभी को शुभकामनाएं देते हुए गृह मंत्री ने अपना एक संदेश साझा किया है। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द मूर्त रूप देने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाना और उनका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं। 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा भी किया जा चुका है। प्रगति की ये पहल कैसे कर रही है कमाल, इसी पर हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति 850, विकास को गति।
तो छत्तीसगढ़ आज राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। प्रगति आधारित पीएमजी पोर्टल के जरिए राज्य में दर्जनों राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की निगरानी हो रही है, जिनका सीधा सीधा असर ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की इस पहल का छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर असर हुआ है। प्रगति आधारित पीएमजी पोर्टल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल 99 राष्ट्रीय महत्व की अवसंरचना परियोजनाएं निगरानी में हैं। इन परियोजनाओं में 6,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण, सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैली ये परियोजनाएं राज्य की रणनीतिक भूमिका को मजबूती देती है। उच्च स्तर से मॉनिटरिंग का ही ये नतीजा है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे राज्य के जो भी इस पोर्टल पे रिव्यू हुए हैं, वो सभी प्रोजेक्ट्स टाइम पे या तो चल रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। इस पोर्टल पर छत्तीसगढ़ की 103 परियोजनाएं कुल हैं, जिनका रेगुलर रिव्यू किया गया। 103 में से 92 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई भी जो समस्या थी उस समय, अब कोई भी समस्या विद्यमान नहीं है। राज्य में कुल 99 परियोजनाओं में से 50 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 49 परियोजनाओं पर काम जारी है। इनमें से 27 परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच पर की है। प्रगति के अंतर्गत समीक्षा की गई 14 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 13 परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। क्षेत्रवार बात करें तो पूरी हो चुकी परियोजनाओं में सबसे अधिक हिस्सेदारी विद्युत उत्पादन, सड़क और राजमार्ग, ट्रांसमिशन, इस्पात और रेलवे क्षेत्रों की है। वहीं निर्माणाधीन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, कोयला और आईटी सेक्टर प्रमुख है। विभिन्न परियोजनाओं में आ रही समस्याओं और रुकावटों को प्रगति प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता है, जहां शीर्ष स्तर पर इनकी समीक्षा के बाद त्वरित कार्रवाई होती है। यदि प्रगति में कहीं बाधा है तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, काम समय पर पूरा हो, टाइम लिमिट पर पूरा हो और गुणवत्ता उनकी पूरी तरह 100% हो। पीएमजी पोर्टल पर छत्तीसगढ़ से जुड़े कुल 200 मुद्दे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 183 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है। प्रगति परियोजनाओं से जुड़े 109 मुद्दों में से 103 सुलझाए जा चुके हैं। वहीं केवल 17 मुद्दे फिलहाल सक्रिय निगरानी में हैं। अधिकांश मुद्दे वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण और राइट ऑफ वे से जुड़े रहे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सुलझाया गया। प्रगति आधारित निगरानी और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन तेज और पारदर्शी हुआ है। आज छत्तीसगढ़ ऊर्जा, उद्योग और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश की मजबूत रीढ़ बनकर उभर रहा है। और वहीं कश्मीर के किश्तवाड़ के जंगल क्षेत्र में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि गोलीबारी डोलगाम गांव में हुई है। सूत्रों के अनुसार संदिग्धों को घेर लिया गया है। इस जॉइंट ऑपरेशन त्राशी 1 को व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान अंजाम दे रहे हैं। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि ऑपरेशन त्राशी 1 पिछले 10 दिनों से जारी है, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनों में से एक है।
जम्मू कश्मीर में ताजा गोलीबारी की खबर और यहां पर सुरक्षा बल लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जॉइंट ऑपरेशन ट्रॉशी 1। रुक करते अगली खबर का। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरीना सबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में एलिना रायबाकिना के खिलाफ कोर्ट पर उतरेंगी। सबालेंका की नजरें तीसरी बार खिताब जीतने पर होंगी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल भी खेला गया था, जिसमें रायबाकिना को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबले में अब रायबाकिना के पास उस हार का बदला लेने का सुनहरा मौका है। रायबाकिना ने पिछले साल नवंबर में WTA फाइनल में सबालेंका को हराया था और इस लिहाज से दर्शकों को आज एक रोमांचक फाइनल देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।